नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से जो है एक नए एमसीक्यू लेकर आए हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वालों के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो है वो है आकस्मिक शोर का एक सामान्य स्रोत है गरज, बहता पानी, हवा या पक्षियों का चहकना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरजना। हेपेटाइटिस बी को कैसे रोका जा सकता है? टीकाकरण के माध्यम से, मास्क पहनना, एंटीबायोटिक्स के द्वारा या प्रदूषण से बचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हेपेटाइटिस बी को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टीकाकरण के माध्यम से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 60 यानी कि 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट होंगे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोगों की थ्योरी की क्लास भी मिल जाएगी और जो एमसीक्यू है वो सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल पर आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी प्ले लिस्ट RRB 24 करके बना हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडे के सफ़ेद हिस्से में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है? कैसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या कैरोटीन? अंडे के सफ़ेद हिस्से में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। फेफड़ों में छोटे वायुकोषों को क्या कहा जाता है? एल्वेओली, ब्रोंचोलिस, कैपिलरीज या ट्रेसिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एल्वेओली। फेफड़ों में जो छोटे वायुकोष होते हैं उसको एल्वेओली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण पर्यावरण को कैसे लाभ पहुंचाता है? लैंडफिल में विषाक्त कचरे को कम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है या वनों की कटाई को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण पर्यावरण को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो लैंडफिल में जो विषाक्त कचरे होते हैं वो इसे कम करता है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, संरचनात्मक प्रोटीन या परिवहन प्रोटीन? हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार का प्रोटीन है? ऑप्शन हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, संरचनात्मक प्रोटीन या परिवहन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवहन प्रोटीन। सूचना संकेतों के लिए कौन सा आकार उपयोग किया जाता है? गोल, त्रिभुज, आयताकार या इनमें से कोई नहीं? सूचना संकेतों के लिए कौन सा आकार उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आयताकार। नवजात शिशु को स्तनपान कराने का आदर्श स्थिति क्या है? बैठकर, लेटकर, फुटबॉल होल्ड या क्रेडल होल्ड? नवजात शिशु को जो माँ को किस आदर्श स्थिति में जो है स्तनपान कराना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेडल होल्ड। जापानी इंसेफ्लाइटिस का निदान कैसे किया जाता है? ब्लड टेस्ट के द्वारा, एक्सरे के द्वारा, MRI के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा? ठीक है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का निदान कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड टेस्ट के द्वारा। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होती है? IgA, IgG, IgM या IgE? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी प्रक्रिया में शामिल होती है? तो इसकी करेक्ट आंसर जो हो जाएगी आपकी IgE। माँ द्वारा उत्पादित पहला दूध क्या कहलाता है? माँ द्वारा जब शिशु को जन्म दिया जाता है, जो उससे जो फर्स्ट दूध निकलती है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज,
कैसीन, कोलेस्ट्रम्स या वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम, यानी कि माँ द्वारा उत्पादित पहला दूध कोलेस्ट्रम्स कहलाता है। रेबीज संरक्षण के लिए प्राथमिक वॉक क्या है? मॉस्किटोज, टिक, डॉग्स या फ्लीज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेबीज संरक्षण के लिए प्राथमिक वाहक होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाहक आप लोग समझिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेबीज संरक्षण के लिए प्राथमिक वाहक डॉग है। एस्केरेसिस का निदान कैसे किया जाता है? रक्त परीक्षण के द्वारा, मल परीक्षण के द्वारा, एक्सरे के द्वारा या फिर एमआरआई के द्वारा। एक्सेरेसिस का निदान, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा मल परीक्षण के द्वारा। एक्सेरेसिस का निदान मल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन से प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा रक्त जो है जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। गंभीर डेंगू की एक गंभीर जटिलता क्या है? हृदय विफलता, श्वसन विफलता, यकृत विफलता या फिर शॉक। गंभीर डेंगू की स्थिति में जो है एक गंभीर जटिलता क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है शॉक। कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? कंधे में जो है हमारे किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पायोट जॉइंट या ग्लैंडिंग जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंधे में जो है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। प्लेग कौन वेक्टर फैलाता है? प्लेग जो है इनमें से कौन सा वेक्टर फैलाता है? मॉस्किटो फैलाता है, फ्लीज फैलाता है, टिक्स फैलाते हैं या सैंड फ्लाई फैलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेग जो है फ्लीज वेक्टर के द्वारा फैलता है। फ्लीज किसे कहते हैं, सारा डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है दोस्तों। यदि जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं ना, तो वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर थ्योरी आप लोग चाहते हैं तो उसका भी कुछ थ्योरी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। और अभी मैं कंटिन्यू एमसीक्यू ही बना रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट का डिमांड था कि थ्योरी से ज़्यादा एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों के राय पर जो है मैं एमसीक्यू बना देता हूँ। बाकी अगर उतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही मैं एक बार में कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 1 जून को, 1 सितंबर को या 1 अगस्त को? तो भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कैसनोवर वन रोग की उष्मायन अवधि क्या है? उष्मायन अवधि मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड, ये क्या होता है? बहुत बार मैंने बता चुका है, थ्योरी में भी एमसीक्यू में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसनूर की जो उष्मायन अवधि होती है वो 3 से 8 दिन की होती है। कौन सा तरीका मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है? वनों की कटाई, समतल खेती, अत्यधिक चराई या एकल फसल। इनमें से कौन सा तरीका मृदा अपरदन को यानी कि सॉइल इरोजन को रोकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल खेती। किस कचरे को पीले बैग में रखा जाना चाहिए? सामान्य कचरा को, रासायनिक कचरा को, संक्रामक कचरा को या रेडियोधर्मी कचरा को? यानी किस कचरे को पीले बैग में रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कम्युनिकेबल
वेस्ट होते हैं, संक्रामक रोग इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं, उनको जो है पीले बैग में रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए लौह तत्व की अनुशासित दैनिक खुराक क्या है? यानी एक दिन में गर्भवती महिलाओं को कितनी मात्रा में? 27 मिलीग्राम। ठीक है, एक दिन में महिलाओं को कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? तो 27 मिलीग्राम। कौन सा अधिनियम बच्चों के कार्य घंटे को विनियमित करता है? फैक्ट्री एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, खान अधिनियम या बाल श्रम अधिनियम? यानी कौन सा अधिनियम बच्चों के कार्य घंटे को विनियमित करता है? तो हो जाएगा बाल श्रम अधिनियम। आँख में कौन सा संरचना रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है? आँख में कौन सी संरचना रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जिम्मेदारी है? कॉर्निया, लेंस, आइरिस या स्क्लेरा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस। अपशिष्ट जल उपचार में सक्रिय कार्बन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? रोगजनकों को हटाना, कार्बनिक संदूषकों को हटाना, पीएच या ऑक्सीजन को जोड़ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपशिष्ट जल उपचार में सक्रिय कार्बन का उपयोग करने का उद्देश्य है कार्बन संदूषकों को हटाना। प्राथमिक सीवेज उपचार के दौरान मुख्य घटक कौन सा हटाया जाता है? घुले हुए पदार्थ, पोषक तत्व, बड़े ठोस पदार्थ या सूक्ष्मजीव? प्राथमिक सीवेज उपचार के दौरान यानी प्राइमरी सीवेज उपचार के दौरान किन तत्वों को हटाया जाता है सबसे फर्स्ट में? तो वो हो जाएगा बड़े ठोस पदार्थों को हटाया जाता है। थाइमस ग्रंथि की भूमिका क्या है? इंसुलिन उत्पन्न करता है, स्तर को नियंत्रित करता है, टी कोशिकाओं को परिपक्व करता है या चयापचय नियंत्रित करता है? थाइमस ग्रंथि की क्या भूमिका है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा टी लिम्फोसिस कोशिकाएं जो होती हैं उनके वो परिपक्व करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो नॉर्मल है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। कमेंट में जो है आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में। इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो होगी यकृत। ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पुराने कैंडिडेट भी, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग इतना कर दीजिए। डीपीटी का टीका किस उम्र से दिया जाता है? 2 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से या 2 साल से? तो डीपीटी का टीका जो है वो किस उम्र से दिया जाता है बच्चों से? तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगी वो 2 महीने से, यानी 2 महीने से जो है डीपीटी का टीका देना चालू हो जाता है। माँ को बच्चों को ठोस आहार देने से पहले कितने समय तक का इंतज़ार करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। यानी माँ को जो है बच्चे को कुछ भी 6 महीने के पहले तक नहीं खिलाना चाहिए, तरल पदार्थ ही देना चाहिए। अगर ठोस देने की इच्छा हो रही है तो वो 6 महीने के बाद से देना चाहिए। माँ को बच्चों को ठोस आहार देने से पहले कितने समय का इंतज़ार करना चाहिए? तो ये तो मैंने बता ही दिया कि 6 महीने तक का इंतज़ार करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान लियोपोल्ड युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? लियोपोल्ड युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अब देखिए इसमें आ गया लियोपोल्ड युद्ध अभ्यास। आप थ्योरी आप लोग देखिएगा नहीं तो क्या समझिएगा, आप ही लोग के कहना है कि एमसीक्यू बनाइए, तो चलिए एमसीक्यू बनाते हैं।
थ्योरी अगर मैं एक्सप्लेन कर दिया होता तो ये भी आप लोगों को समझ में आता। बाकी आप लोगों को अभी गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर नहीं सकता हूँ। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भ्रूण की स्थिति निर्धारण करने के लिए लियोपोल्ड युद्धाभ्यास किया जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, या फिर स्वच्छ जल पिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए जो है टीकाकरण किया जाता है। मिलिन म्यान का मुख्य कार्य क्या है? अब मिलिन म्यान क्या है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। न्यूरॉन की रक्षा करता है, अक्ष को इंसुलेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को प्रसारित करता है, इनमें से कोई नहीं। अब यही क्वेश्चन जो है ना अलग अलग टाइप से आप लोगों को दे सकता है, तो उसमें अगर थ्योरी पढ़े रहते तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होता। बाकी यहाँ पे जो एमसीक्यू में आप लोग सिर्फ आंसर जारी है। आंसर इसका हो जाएगा अक्ष को जो है इंसुलेटर करना, ये होता है मिलिन म्यान का मुख्य कार्य। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार के सीवेज प्रणाली का उपयोग किया जाता है? संयुक्त प्रणाली का, अलग प्रणाली का, विकेंद्रीकृत प्रणाली का, या फिर सेप्टिक प्रणाली का? तो शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार के सीवेज प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट जो हो जाएगा संयुक्त प्रणाली का। भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का प्रावधान किस अधिनियम में है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, स्वास्थ्य अधिनियम 1950, चिकित्सा देखभाल अधिनियम 1985, या फिर पंजीकरण अधिनियम 1975। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण का प्रावधान जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 से है। पहली बार मां बन रही महिलाओं के लिए प्रसव की औसत अवधि क्या है? यानी कितने घंटे तक जो है प्रसव पीड़ा उन्हें हो सकती है, या कितने घंटे के अंदर में जो है प्रसव पीड़ा के बाद जो है उनका डिलीवरी हो सकता है? 6 से 8 घंटे में, 8 से 12 घंटे में, 12 से 18 घंटे में, या 18 से 24 घंटे में? तो 12 से 18 घंटे के अंदर जो है प्रसव पीड़ा शुरू होने से 12 से 18 घंटे के अंदर उनका डिलीवरी हो जाना चाहिए, या नॉर्मली हो जाता है। कौन से प्रकार के यूवी विकिरण जीवित जीव के लिए जो है हानिकारक है? यूवी विकिरण का, रेडिएशन का यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा हानिकारक है? यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यूवी सी विकिरण जो है जीवित जीव के लिए सबसे ज़्यादा क्या है हानिकारक है। चिकन पॉक्स आमतौर पर किस आयु में देखा जाता है? शिशु, बच्चे, वयस्क, या किशोर? तो चिकन पॉक्स जो है आमतौर पर बच्चे के आयु में जो होते हैं उन पर देखा जाता है। ऑटोक्लेव का उपयोग किस प्रकार के बायोमेडिकल कचरा को उपचार करने के लिए किया जाता है? शार्प, गॉज, बैंडेज एंड मोर, पैथोलॉजिकल वेस्ट के लिए, मेडिकल वेस्ट के लिए, या फिर केमिकल वेस्ट के लिए? तो ऑटोक्लेव का मुख्यतः जो है शार्प, गॉज और बैंडेज इत्यादि वगैरह को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। तपेदिक के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, टीबी यानी कि क्षय रोग। इसके निदान के लिए क्या किया जाता है? तो मेंटॉक्स का परीक्षण किया जाता है, एलिसा का किया जाता है, पीसीआर का किया जाता है, या फिर एमआरआई के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो तपेदिक का जो है वो मेंटॉक्स के द्वारा परीक्षण किया जाता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भारत में कब शुरू किया गया, जिसको जो है NRHM बोला जाता है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भारत में कब शुरू किया गया?
2002 को, 2005 को, 2007 को, 2010 को, या फिर करेक्ट आंसर 2005 को इसका है। यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत जो है 2005 में की गई। हैजा का मुख्य लक्षण क्या है? यानी जो क्लोरेला होते हैं उसका प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार, मतली, उल्टी या फिर गंभीर दस्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंभीर दस्त, यानी कि डिसेंट्री होता है कि नहीं? राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेक्टर द्वारा फैलने वाले रोगों का नियंत्रण करना, टीकाकरण प्रदान करना, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP का मुख्य उद्देश्य है वेक्टर द्वारा फैलने वाले रोगों का नियंत्रण करना। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग जो है क्या है? मिट्टी को जैविक या अजैविक पदार्थों से ढकना, मिट्टी को गहराई से जोतना, रासायनिक उर्वरक जोड़ना या मिट्टी की बार बार सिंचाई करना। मल्चिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्चिंग जो है मिट्टी को जैविक और अजैविक पदार्थ से ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं। नवजात शिशु की औसत लंबाई क्या होती है? 60 से 65 सेंटीमीटर, 50 से 55 सेंटीमीटर, 55 से 60 सेंटीमीटर या फिर 45 से 50 सेंटीमीटर। नवजात शिशु की औसत लंबाई क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 से 50 सेंटीमीटर। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा की स्तर को नियंत्रित करता है? यानी कौन सा हार्मोन जो है ब्लड में जो शुगर होता है उसको जो है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरोक्सिन या कार्टिसोल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। बचपन में टी लिम्फोसाइट उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? थायराइड ग्रंथि, थाइमस, पिट्यूटरी ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? यानी कि बचपन में टी लिम्फोसाइट्स उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 12 दिसंबर को, 12 सितंबर को या 12 नवंबर को? तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 12 नवंबर को। वैक्सीन रेफ्रिजरेटर का तापमान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सीन रेफ्रिजरेटर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। खसरा किसी गंभीर जटिलता के कारण बन सकता है? यानी खसरा की किस गंभीर जटिलता के कारण बनता है? इंसेफ्लाइटिस के कारण, हेपेटाइटिस के कारण, नेफ्राइटिस के कारण या फिर गठिया के कारण? तो खसरा जो है वो आपका इंसेफ्लाइटिस के गंभीरता के कारण भी बन सकता है। किस कृत्रिम संक्रमण को सामान्यतः पिनवर्म कहा जाता है? एस्केराइसिस, एट्रोबेसिस, सिस्टेसोमियासिस या फाइलेरियासिस? पिनवर्म जो है एट्रोबेसिस को कहा जाता है।
उपचारित अपशिष्ट जल में रोगजनकों की सांद्रता को कम करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? निष्पादन का, अवसादन का, विसंक्रमण का या वातन का? यानी जिस अपशिष्ट जल को उपचारित किया जाता है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा टीका आवश्यक है? पोलियो, एमएमआर, बीसीजी या डीपीटी? गर्भवती महिलाओं के लिए जो है कौन सा टीका आवश्यक है, इनमें से बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीटी, यानी कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। हैजा की उष्मायन अवधि क्या है? 1 सप्ताह, 2 से 5 सप्ताह, 10 से 15 दिन या 24 से 48 घंटे? हैजा की उष्मायन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो कोलेरा की होती है वो आपकी होती है 2 से 5 दिन। दोस्तों, जो भी नए कैंडिडेट हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि जो अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा मिलते रहती हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उससे जितना हो सके अधिक से अधिक जुड़ जाइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। कालाजार से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, हृदय, तिल्ली, यकृत? कालाजार से जो है मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली, स्प्लीन जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? स्प्लीन जो है वो प्रभावित होता है। प्लेग के लिए मेजबान कौन है? चूहे, कुत्ते, बिल्ली या पक्षी? यानी कि कहने का मतलब है कि इनका वाहक कौन है? तो प्लेग का वाहक जो होगा दोस्तों वो चूहे होंगे। हेपेटाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? हेपेटाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? जॉन्डिस, दस्त, बुखार या उल्टी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्डिस, यानी हेपेटाइटिस का मुख्य लक्षण है जॉन्डिस। उपचारित अपशिष्ट जल में रोगजनकों की सांद्रता को कम करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? निष्पादन का, अवसादन का, विसंक्रमण का या वातन का? तो उपचारित जल में जो रोग कीटाणु होते हैं दूर करने के लिए जो है विसंक्रमण का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को बदलने के लिए जल सॉफ्टनर्स में कौन सा आयन का उपयोग किया जाता है? यानी जल में जो अशुद्धियाँ होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो उनके आयन होते हैं, तो उनको किन आयनों के माध्यम से दूर किया जाता है ताकि पानी शुद्ध हो सके? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। प्लेटलेट्स का मुख्य क्या कार्य है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त को थक्का जमाना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन या पोषक तत्वों को ले जाना। तो प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका रक्त का थक्का जमना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम लोग कुल 60 क्वेश्चंस के एमसीक्यू हम लोगों ने देखा। फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई एमसीक्यू लाता रहूँगा। आप लोग वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।